नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टॉप 15 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो का। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है और दोस्तों करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ हम उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एवं जो भी क्वेश्चन में टॉपिक पूछा गया है हम उस टॉपिक को आपको थोड़ा थोड़ा समझा के और फिर उस टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि धीरे धीरे आपका सिलेबस कवर हो सके और इन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। और दोस्तों अब रटे नहीं बल्कि समझें और अपनी बेहतर तैयारी करते रहें और सफलता प्राप्त करें आगामी सभी परीक्षाओं में। इसी उद्देश्य से आज एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नंबर 1 के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों बता दें कि पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन और सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण मीन्स परि प्लस अवक्षेपण, यानी कि इन दोनों के समन्वय यानी जुड़ने से जो शब्द बना है वो है पर्यवेक्षण। और इसका मतलब होता है दूसरों के कार्यों का अवलोकन करना एवं उन्हें उचित निर्देशन या मार्ग निर्देशन प्रदान करना। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं पर्यवेक्षण में उसमें क्या शामिल किया जाता है, तो सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना, इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सुधार करना, शैक्षिक उत्पादन में वृद्धि करना, नीतियों का निर्धारण करना एवं उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करना। तो आपने सही आंसर गेस ही कर लिया होगा दोस्तों कि पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने की स्थिति में सुधार में। ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है कॉल कपूर कमेटी ने अपना काम कब शुरू किया। तो दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे भारत देश में कौन कौन सी कमेटियों ने काम किया, उनका क्या योगदान था, किस वर्ष में उनकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो हम बात कर रहे हैं कॉल कपूर कमेटी की, जिसने अपना कार्य शुरू किया था 1960 से 1960 से। जी हाँ दोस्तों, सन 1960 में श्री एम के कॉल और श्री M N कपूर, इन दोनों व्यक्तियों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। श्री M K कॉल और श्री M N कपूर जो कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य थे, तो इन्हीं के नाम पर कॉल कपूर समिति बनाई गई थी 1960 में। और यह समिति 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के रूप में बनाई गई थी दोस्तों। और इस समिति ने कई देशों का दौरा किया और तत्पश्चात 1961 में भारत सरकार को अपनी प्रथम रिपोर्ट सौंपी थी। तो अगर पूछा जाए कि ये समिति कब बनी तो 1960 में, इस कमेटी ने अपना काम कब शुरू किया तो 1960 में, और भारत सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट कब सौंपी तो 1961 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक गेम्स की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किन खेल विशेषज्ञों के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। तो दोस्तों देखिए कुछ बुक्स में इसका आंसर जो है वो हेलेन डेकोई भी मिलता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे पेट्रोडाइव। बता दें आपको कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में की गई थी। आप सभी को पता है दोस्तों 776 ईसा पूर्व में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी, जिन्हें प्राचीन ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता था। और 394 में यानी कि 394 ईस्वी में इनको बंद कर दिया गया था। 394 AD में जो रोमन शासक थियोडोसियस फर्स्ट थे उनके द्वारा इन खेलों को बैन कर दिया गया। और इसके बाद 1896 से शुरुआत की गई थी बैरन पियरे दी कुबर्टिन जी के द्वारा मॉडर्न ओलंपिक खेलों की। तो 776 ईसा पूर्व यानी ओलंपिक खेल यानी प्राचीन खेलों की बात की जा रही है कि इसमें जो भाग लेने वाले जो प्रतिभागी होते थे उनको किस किस शिक्षक के अंडर में रह के और अभ्यास करना होता था। तो करेक्ट आंसर पेट्रोडाइव है। और पेट्रोडाइव का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो प्राचीन ओलंपिक के टाइम पे जो व्यायामशाला जो बनाई जाती थी, जिसमें बॉक्सिंग एंड रेसलिंग के जो प्रतिभागी होते थे वो प्रैक्टिस करते थे, तो उसके जो शिक्षक होते थे उनको पेट्रोडाइव कहा जाता था। और इन्हीं शिक्षकों के अंडर में रह के 1 महीने से 10 महीने का अभ्यास करना होता था सभी प्रतिभागियों को प्राचीन ओलंपिक खेल में भाग लेने से पहले। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू ऑल दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह किसने
परिभाषित किया है? खेल मनोविज्ञान को इस तरह से किसने परिभाषित किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के.एम. बर्न्स ने इस तरह से खेल मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। दोस्तों, मनोविज्ञान जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है और मनोविज्ञान के शाइक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है आत्मा, और लॉजी का अर्थ है विज्ञान या कि अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का जो अर्थ है वो पहले 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था सबसे पहले। इसके बाद 19वीं शताब्दी में इसे जो है मन के एवं चेतना के अध्ययन के रूप में जाना जाने लगा। पर करेंटली जो करंट में जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है वो है खिलाड़ियों जो है वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि खेल मनोविज्ञान क्या है, तो खिलाड़ियों के यानी कि खिलाड़ियों के व्यवहार के अध्ययन को जो है खेल मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। और अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं खेल मनोविज्ञान का, तो अगर आप बात करना चाहते हैं खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है, खिलाड़ियों की जो ट्रेनिंग है, खिलाड़ियों की जो स्किल्स है उसके बारे में अगर हम बात करें कि उन्हें किस तरह की स्किल्स सिखानी है, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें किस खेल में रुचि है, तो इन सब बातों का अगर आप पता करना चाहते हैं खिलाड़ियों के बारे में, तो आपको खेल मनोविज्ञान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तभी आप उसके हिसाब से जो है खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ये है खेल मनोविज्ञान। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं वुडवर्थ के द्वारा परिभाषित किए गए मनोविज्ञान के कथन के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ वह अब तक जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वुडवर्थ जी के द्वारा दिया हुआ, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एंडोलिम्फ इज करेक्ट आंसर। और देखिए दोस्तों, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य जो है वो मानव के कान में पाए जाने वाले एंडोलिम्फ नामक द्रव करता है। जो एंडोलिम्फ नामक द्रव जो मानव के कान में पाया जाता है वो मानव के शरीर में संतुलन बनाने में मदद करता है। और इसके जो इसका सिक्रीशन जब कम हो जाता है या इरेगुलर हो जाता है तो व्यक्ति को चक्कर आना, सीटी ना सुनाई देना और कान में सूजन आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेगा कि डेकाथलॉन की 7वीं इवेंट कौन सी होती है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो की बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स, मैं पहले आपको इवेंट्स बता देती हूँ। देखिए, आपको अगर इसका सही आंसर बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि डेकाथलॉन जो है वो पुरुषों के लिए आयोजित की जाने वाले मिक्स्ड इवेंट में शामिल है। ये जो है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का मिक्स इवेंट होता है डेकाथलॉन, जो कि पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है और 2 दिन में ही इसका आयोजन किया जाता है। फर्स्ट डे में जो आयोजित होते हैं वो क्या क्या है, देखिए इवेंट, तो 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट एवं 400 मीटर रेस जो है वो फर्स्ट डे में आयोजित होने वाले इवेंट्स में शामिल किए जाते हैं। और सेकेंड डे जो इवेंट शामिल किए जाते हैं दोस्तों वो क्या क्या है, तो 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस, ये इवेंट शामिल किए जाते हैं डेकाथलॉन के स्पर्धा के दूसरे दिन में। तो अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डेकाथलॉन इवेंट के 7वां इवेंट कौन सा होता है। तो दोस्तों, दूसरे दिन आयोजित होने वाले दूसरे इवेंट में क्या है, डिस्कस थ्रो। आपको पता है क्या है, डिस्कस थ्रो है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्कस थ्रो जो है वो डेकाथलॉन के दूसरे दिन दूसरे नंबर पे आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल है। तो 7वां इवेंट जो है वो होगा डिस्कस थ्रो। ओके, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, क्या पूछ रहा है कि हेप्टाथलॉन की तीसरी इवेंट क्या है। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए आयोजित होने वाला इवेंट होता है। ट्रैक एंड फील्ड मिक्स्ड इवेंट है जो कि महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है और कुल 7 इवेंट इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, जिनमें 3 ट्रैक इवेंट और 4 फील्ड इवेंट शामिल होते हैं। पहले दिन 4 इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं जिनमें शामिल है 100 मीटर हर्डल रेस,
देन हाई जंप एंड शॉर्ट पुट और 200 मीटर रेस, ये 4 इवेंट जो है पहले दिन आयोजित किए जाते हैं। और दूसरे दिन जो आयोजित किए जाते हैं वो क्या है, तो लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो एंड 800 मीटर रेस, ये 3 इवेंट जो है वो दूसरे दिन आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हेप्टाथलॉन की तीसरी इवेंट यानी कि फर्स्ट डे में आयोजित किए जाने वाले तीसरे इवेंट में क्या शामिल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बताइए क्या सही होगा, शॉर्ट पुट इज करेक्ट आंसर, यानी कि गोला फेंक सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पोल वॉल्ट इवेंट में एक ऊंचाई पर कितने अवसर दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर 3 पोल वॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पोल वॉल्ट किस इवेंट में शामिल होता है, ट्रैक इवेंट में या फील्ड इवेंट में, तो हम आपको बता देते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, पोल वॉल्ट जो है वो एथलेटिक्स के इवेंट में आता है। आपको बता दें एथलेटिक्स जो है वो 2 टाइप्स के इवेंट इसमें शामिल होते हैं। एथलेटिक्स में 2 टाइप्स के इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है ट्रैक इवेंट और दूसरा इवेंट होता है फील्ड इवेंट। अब ट्रैक इवेंट में जो डिफरेंट रेसेस होती हैं उनको शामिल किया जाता है, लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। और जो फील्ड इवेंट्स होते हैं दोस्तों वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे फील्ड इवेंट्स में आते हैं आपके जंपिंग इवेंट्स और नंबर 2 में आते हैं आपके थ्रोइंग इवेंट्स। नंबर 1 जंपिंग इवेंट्स एंड नंबर 2 पे आते हैं थ्रोइंग इवेंट्स। तो देखिए जो पोल वॉल्ट है वो शामिल किया जाता है आपके जंपिंग इवेंट्स में। पोल वॉल्ट जो है वो फील्ड इवेंट के जंपिंग इवेंट्स में शामिल किया जाता है दोस्तों। और पोल वॉल्ट के साथ साथ देखिए लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट, ये आपके आते हैं जंपिंग इवेंट्स में। और फील्ड इवेंट्स के जो थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं यानी कि फेंकने वाली जो स्पर्धाएं होती हैं उनमें शामिल किए जाते हैं शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो एंड डिस्कस थ्रो। ये 3 इवेंट्स फील्ड इवेंट्स के थ्रोइंग इवेंट्स में शामिल किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि पोल वॉल्ट जो है वो एक प्रकार के जंपिंग इवेंट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ट्रैक इवेंट्स में एक लेन के लिए कम से कम कितनी घड़ियां होंगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट हियर 3। और नंबर 10 एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि सभी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं किसके नियमों के तहत आयोजित होती हैं। तो देखिए बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताओं की, तो सबसे पहले आपको बता दें कि करेक्ट आंसर यहाँ पे IAAF है। देखिए करेक्ट आंसर IAAF यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों IAAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी। ठीक है, और इसके बाद देखिए 1912 से 2009 तक इसे इंटरनेशनल इमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के रूप में जाना जाता था। 2001 तक इसे इंटरनेशनल इमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के रूप में जाना जाता था। और 2001 से 2009 तक अब इसे IAAF मतलब होगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के रूप में जाना जाता था। 2009 तक इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के रूप में जाना जाता था और 2009 से अब इसे करेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो IAAF होगा दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपको बता दें कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं जिन नियमों के तहत आयोजित की जाती हैं वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।